गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th में हमारा चैप्टर चल रहा था इंश्योरेंस, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में बीमा एजेंट के बारे में। बीमा एजेंट कौन व्यक्ति बन सकता है, उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है, उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए और उसकी बीमा एजेंट की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। और साथ ही में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि एक नौकर एक एजेंट से किस तरह से अलग होता है, उनके मध्य क्या अंतर होता है। इसको आज हम अपने 13 चैप्टर जो इंश्योरेंस का है उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीमा एजेंट के कार्य। एक बीमा एजेंट होने के नाते क्या कार्य करता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। एक एजेंट, चाहे वो LIC का एजेंट हो, चाहे किसी अन्य प्रकार के इंश्योरेंस करने वाला अभिकर्ता क्यों ना हो, उसका कार्य होता है अपने मालिक, अपने नियोक्ता यानी बीमा कंपनी के लिए कार्य करना, क्योंकि वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो एक प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्ति जो कि बीमा एजेंट के रूप में बीमा कार्य करने के लिए अधिकृत होता है, वो क्या क्या कार्य करता है। उसमें सबसे पहला कार्य होता है प्रस्तावकों से संपर्क करना। आप सभी जानते हैं कि जब एजेंट की नियुक्ति की जाती है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित करना जो लोग बीमा कराने के इच्छुक होते हैं। यानी उसे उन व्यक्तियों को ढूंढना है जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, उस बाज़ार में उन ग्राहकों को जो कि बीमितों के रूप में होते हैं, जो चाहते हैं कि हम इंश्योरेंस करवाएं यानी बीमा योजनाओं को हम खरीदें। तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना और उनको बीमा से संबंधित जानकारी देना, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण करना, और बीमा योजनाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, किस तरीके से लिए उनको सुरक्षा प्रदान कर सकती है, इस तरह से उसको उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। यानी जो भी प्रस्तावक है, संभावित प्रस्तावक है, उसे संपर्क कर उनको कार्य के लिए क्या करना, संपर्क साधना और उन्हें बीमा योजनाओं की जानकारियां देना। अब आता है उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य। अभी उसने संपर्क स्थापित किया, संपर्क स्थापित करने से केवल उसको जानकारियां देने से काम नहीं होता। अब उसको दूसरा महत्वपूर्ण कार्य करना होता है कि जिन्होंने बीमा नहीं करा रखा है उनको उस प्रभावी तरीके से उनको मोटिवेट करना, उनको इम्प्रेस करना, जो मानस नहीं रखते थे इंश्योरेंस कराने का, उनको भी उनके गुण महत्वों को समझा कर उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उसका एनालिसिस कर कि उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, उनकी क्या आवश्यकता है, वे क्या चाहता है, उनको समझा कर उन्हें बीमा कराने के लिए अभिप्रेरित कर सके। यानी दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो प्रस्तावक है, जो बीमा चाहते हैं करवाना, उनको किस प्रकार से उसे प्रोत्साहित करना है, कैसे अभिप्रेरित करना है कि वह बीमा योजनाओं के गुण दोषों को समझे और उनकी आवश्यकताओं से मैच करती हुई कोई बीमा योजना कराने के लिए उसे प्रोत्साहित किया जा सका। इस कार्य को करने के लिए हो सकता है आप एक बार जब किसी से बात करते हैं तो आप समझ में नहीं समझा पाते, लेकिन उसको और दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके आप उससे बार बार संपर्क करेंगे तो आप उसके दिमाग में उन बीमा पत्रों के लिए, बीमा कराने के लिए एक विश्वास पैदा कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं और उन्हें बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित कर लेंगे। तो बार बार संपर्क करने की आवश्यकता है, तो ये बीमा एजेंट होते हैं, बार बार संपर्क करते हैं लेकिन उनको प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। अब आपके पास, आपने बीमा प्रस्तावकों से, आपने प्रस्ताव से संपर्क भी किया, उनको बहुत सारी जानकारियां देके उनके मानस के अंदर बीमा कराने के लिए भी प्रेरित भी किया। तो तीसरा काम क्या होता है, प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना। एजेंट का तीसरा काम होता है कि जो प्रस्तावक बीमा पत्र खरीदना चाहता है तो उसके प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट कर सही ढंग से पूरा करने में उसकी मदद करे, क्योंकि हर व्यक्ति इनकी फॉर्मेलिटीज़ को नहीं जानता कि कैसे क्या करना है। तो उसके बिंदुओं को स्पष्ट करिए, उसको सही ढंग से पूरा करने में उसकी मदद करिए जो प्रस्तावक के समझ में नहीं आती है। अभिकर्ता को ही, आपको जो एजेंट है, एजेंट के रूप में आप बीमा कंपनी की ओर से उसकी प्रस्ताव पत्र की सभी पूर्तियों को स्पष्ट रूप से उसको समझाने का कार्य भी करना होता है।
अब आता है कि आपूर्ति कराने के बाद अगला काम जो है कि आवश्यक प्रपत्रों को तैयार कराना। प्रस्तावक को प्रस्ताव के साथ आवश्यक प्रपत्र तने, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है, चिकित्सा मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये भी आपको बता दूं जब इंश्योरेंस कराते हैं तो ये देने आवश्यक होते हैं। यानी आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना है, अगर नहीं बना हुआ तो आप कैसे होगा, आप उसको बनाने में मदद करवाएंगे, उसको बताएंगे कि मेडिकल प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त कर सकता है, उसे कहाँ जाना है, उसको कहाँ जाकर अपनी मेडिकल जाँच करानी है ताकि वो प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तो ये आवश्यक प्रपत्र जो एक बीमा प्रस्ताव से संबंधित होते हैं, उन सभी प्रस्ताव पत्र से के जो आवश्यक प्रपत्र है उनको तैयार कराने में भी उसको क्या करनी पड़ती है, मदद करनी होती। अगला काम जो होता है प्रीमियम प्राप्त कर प्रस्ताव पत्र जमा कराना। उसको जो भी बीमित है उसको बीमा प्रीमियम कितनी बनेगी ये बताना, उसे प्रस्ताव पत्र जमा कराने के लिए कहना। फिर आता है छठा कार्य, बीमितों या उसके उत्तराधिकारी को बीमादारों के भुगतान प्राप्त करने की जानकारी दें। बीमितों को या उसके उत्तराधिकारी को बीमादारों के भुगतान प्राप्त करने की जानकारी देना है। उसके बाद में आता है बीमा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित बातों निर्देशों की पालना करना, कि एक बीमाकर्ता क्योंकि प्रतिनिधित्व का कार्य करता है तो जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं हमारे इंश्योरेंस प्राधिकरण द्वारा, तो आपको उन दिशा निर्देशों को मानना जरूरी होता है। प्रस्तावकों को बीमा पत्र के नामांकन, हस्तांकन, नवीनीकरण के संबंध में जब जब परामर्श की आवश्यकता होती है तो बीमा एजेंट को ये परामर्श भी देने होते हैं। साथ ही साथ जब कभी कोई क्षतिपूर्ति होती, दुर्घटना घटित हो जाती है या कोई अन्य बात हो जाती है तो आपको उसके दावा करना कैसे है, वो दावा करना, दावा भुगतान प्राप्त करना, बीमा पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने में उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन कार्यों में भी उसको मदद करनी होती है। फिर आता है जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और बीमाकर्ता के विकास कार्यों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य भी बीमा एजेंट द्वारा किया जाता है। समय समय पर बीमाकर्ता कई प्रकार के विकास कार्यक्रम करती है, अन्य प्रकार के कई योजनाएं कार्यक्रम चलाती है, तो उन सबको भी एक्टिवेट करने का कार्य किसका होता है, बीमा एजेंट का होता है। अब आता है कि बीमा एजेंट के निश्चित कर्तव्य क्या होते हैं, यानी ऐसे कार्य, ये तो जो भी पढ़े हमने कि ये कार्य तो बीमा एजेंट कर सकता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बीमा एजेंट नहीं कर सकता है, तो उन कार्यों की आज हम जानकारी भी हासिल करते हैं कि एक बीमा एजेंट होने के नाते वे क्या नहीं कर सकता। सबसे पहला, बीमाकर्ता और निगम के लिए किसी भी प्रकार की धनराशि वो प्राप्त नहीं कर सकता, यानी पैसा प्राप्त करने की, वसूल करने की उसे इजाज़त नहीं होती है। दूसरा, बीमा के लिए कमीशन या छूट प्रदान करने की भी इजाज़त उसे नहीं होती है। बीमाकर्ता की ओर से किसी जोखिम को स्वीकार करना, ये भी वो नहीं कर सकता है। चौथी होती है निगम अथवा बीमाकर्ता की आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का विज्ञापन पत्र पत्रिका में न तो छपवा सकता है, न ही उन्हें वितरित कर सकता है। फिर आती है किसी भी बीमा एजेंट के कार्यों के अंदर इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति से बीमा कराने जा रहे हैं, है ना, और आप जाके उस एजेंट के उटपटांग बात कह देंगे, बहला देंगे, फुसला देंगे, इस तरह की हरकत आपको कभी भी प्रस्तावक को नहीं करनी चाहिए। और बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त वैध लाइसेंस के बिना आपको, या लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद आपको बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया हुआ है तो आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आपका लाइसेंस अगर ख़त्म हो रहा है तो उसको रिन्यूअल के लिए डालें, और रिन्यूअल की अवधि से पहले मतलब अवधि समाप्त होने से पहले उसका रिन्यूअल करा कर ही अपना कार्य करें। इसके बाद में आता है किसी भी बीमाकर्ता के क्षेत्र में जाकर कार्रवाई करना, किसी अन्य बीमाकर्ता के, यानी दूसरी कंपनी, मतलब आप इस कंपनी के एजेंट हो और जाकर दूसरी बीमाकर्ता की कंपनी के एजेंट के बीच में जाकर कार्य करो, तो ये भी गलत होता है। तो आपको आने चाहिए कि बीमा एजेंट के कार्य क्या होते हैं और एक बीमा एजेंट क्या क्या कार्य नहीं कर सकता है। तो आज अपना क्वेश्चन यही बनाएं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीमा एजेंट के कार्य क्या होते हैं। 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड में आता है, 4 कार्य पूछ सकते हैं। बीमा एजेंट क्या कार्य नहीं कर सकता, कौन कौन से कार्य निषेध हैं, तो ये प्रश्न भी आता है। तो आज आप प्रश्न बनाएं, बीमा एजेंट के कार्यों का वर्णन करें, साथ ही में बीमा एजेंट के निश्चित कर्तव्य कौन कौन से हैं
इस प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखें, होमवर्क कॉपी में और मुझे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच। आज हमने अपना ये लेसन पूरा कर लिया है। अगले लेक्चर में हम अपना अगला पार्ट 14 अध्याय शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को इसके जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन प्रश्न उत्तरों को देखें, आपने क्या क्या नहीं किए हैं। और एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, उसमें बहुत छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं, जैसे जोखिम का क्या आशय है, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है कैसे, नौकर एजेंट में क्या अंतर होते हैं, योग शेप का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो ये छोटे छोटे अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप दें। साथ ही में आप एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नीचे, इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या अंतर होता है, बीमा और जुए में क्या अंतर होता है,